हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक से संबंधित सभी को बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं रहती हैं कि क्या है कॉरियालिस बल। टॉपिक का नाम आप समझ ही रहे होंगे, कॉरियालिस बल। तो इससे संबंधित बड़ी जिज्ञासाएं रहती हैं स्टूडेंट्स के मन में कि किस तरीके से कॉरियालिस बल लगता है, क्या होता है कॉरियालिस बल, इसको बल कहें कि प्रभाव कहें, ये होता क्या है, इसके बारे में आज विस्तार से समझेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कॉरियालिस बल के प्रभाव से किस तरीके से हमारी पवनें जो हैं वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं और उनकी दिशाएं बदल जाती हैं। तो विशेष तौर पर आज स्पेशली आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, कॉरियालिस बल या प्रभाव, या हम इसे बल कहें या प्रभाव कहें, क्या कहें, इसके बारे में आज अपन को जानकारी मिल जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है, क्योंकि जब भी आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे ये कॉरियालिस बल आपको परेशान करेगा। तो आज के बाद आपको परेशानी नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आइए जान लेते हैं क्या होता है कॉरियालिस बल। तो बेटा सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि कॉरियालिस जो एक बल है, इसको अपन एक्चुअल में शाब्दिक रूप से अलग अलग रूप से इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं। कॉरियोलिस है इसका सही प्रोनाउंसिएशन, कॉरियोलिस। क्या है बेटा, कॉरियोलिस। तो कॉरियोलिस या कॉरियालिस जो बल है, ये किसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। कॉरियालिस बल को देने का जो श्रेय है, यानी इसका जो प्रतिपादन किया है, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो फ्रांसीसी हैं एक, या फ्रांस के रहने वाले हैं। तो मैं इनका बाजू में इस तरीके से लिख देता हूं, इनका नाम है गैस्पर्ड गुस्ताव कॉरियालिस। गैस्पर्ड गुस्ताव कॉरियोलिस, इनको ही हम शॉर्ट में बेटा जीजी कॉरियालिस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जीजी कॉरियालिस। ये अगर मैं कहूं कि किस देश के रहने वाले हैं, तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। तो कॉरियालिस शब्द जहां से निकल कर आया है वो किसी के नाम पर आधारित है, किसी के नाम पर बेस्ड है। नाम आप देख ही रहे होंगे, जीजी कॉरियोलिस के नाम पर इस बल को या इस इफेक्ट को बताया गया है, इसका नाम रखा गया है, नामकरण किया गया है। अब यहां पर जानने की जरूरत यह है कि कॉरियालिस होता क्या है और कॉरियालिस द्वारा इस तरीके के बल के बारे में, इस तरीके के प्रभाव के बारे में क्यों बताया गया। तो सबसे पहले जानने की बात यह है कि देखिए बेटा, कॉरियालिस जो है एक प्रकार का प्रभाव है, ना कि कोई बल है। हमारी पृथ्वी पर अगर हम देखें तो प्रत्येक वस्तु जो धरातल से कुछ ऊंचाई पर उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर स्थानांतरित हो रही है, मूव कर रही है, उस प्रत्येक वस्तु पर, जी हां यहां मैं वस्तु शब्द यूज कर रहा हूं, वायु शब्द नहीं, उस प्रत्येक वस्तु पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव पड़ता है। और इसी पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव को बताने के लिए, इसी पृथ्वी के घूर्णन के इफेक्ट को समझाने के लिए वैज्ञानिक जीजी कॉरियालिस द्वारा कॉरियालिस प्रभाव दिया गया, या कॉरियालिस प्रभाव नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। कॉरियालिस प्रभाव अपने आप में एक इफेक्ट है जो कि प्रत्येक उस वस्तु पर लगता है जो पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज रूप से स्थानांतरित होती है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि मैं क्षैतिज की बात कर रहा हूं, ऊर्ध्वाधर नहीं। ऊर्ध्वाधर वस्तु पर कॉरियालिस नहीं उतना काम करता जितना क्षैतिज रूप से वस्तु पर काम करता है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि हम इसको बल कहें कि प्रभाव। कॉरियालिस कोई बल है या फिर प्रभाव। तो यहां पर बेटा
बल कहना इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि पृथ्वी किसी प्रकार से कोई भी वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं करती है। ये तो पृथ्वी के घूर्णन का एक प्रभाव है जिससे कोई भी वस्तु अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है। यानी यह एक प्रकार का विक्षेपण है, या इसी को डिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसको हम अगर विक्षेपक या बल, विक्षेपक या विक्षेपण जैसे शब्दों से संबोधित करें तो बिल्कुल सही होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर जब भी मूव करती है तो इसकी मूवमेंट के कारण पृथ्वी पर स्थित किसी भी वस्तु जो कि क्षैतिज रूप से गतिमान है उसकी दिशा में विक्षेपण हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। और इसी डिफ्लेक्शन को कोई कोई बल कह देता है, जबकि कहना चाहिए क्या है? एक इफेक्ट है पृथ्वी के घूर्णन का उस वस्तु पर। तो यह बल ना होकर एक क्या है? प्रभाव है। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए, प्रत्येक वस्तु पर कार्य करेगा, चाहे वो गति कोई भी वस्तु हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो बंदूक से छोड़ी गई गोली हो, मिसाइल हो, या किसी भी प्रकार की वस्तु हो सकती है, हवाई जहाज हो, सब हो, उसमें किसी भी रूप में हम देखें पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव पड़ेगा, यानी डिफ्लेक्शन होगा। अब ये डिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है? तो गुस्ताव कोरियालिस बताते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में प्रत्येक वस्तु जहां जाना चाहती है वहां ना जाकर उसकी दिशा में हमेशा इस तरीके से विक्षेपण होता है कि उत्तरी गोलार्ध में कोई भी वस्तु अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी वस्तु अपने बाएं ओर मुड़ जाती है। अर्थात पृथ्वी के दो हेमिस्फीयर हैं और इन दोनों हेमिस्फीयर में हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु जब भी क्षैतिज रूप से गतिमान होती है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर गतिमान होती है, उस पर पृथ्वी के घूर्णन का इफेक्ट आएगा और उस इफेक्ट के कारण उसकी दिशा में विक्षेपण या डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और वही डिफ्लेक्शन उत्तरी गोलार्ध में उस वस्तु को दाईं ओर मोड़ देता है, दाईं ओर उसको रोटेट कर देता है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में उसको बाईं ओर मोड़ देता है। यह बताया है जीजी कोरियालिस ने। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि कोरियालिस कोई बल नहीं है, प्रभाव है, और इस प्रभाव के कारण किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद ये देख लेते हैं कि कोरियालिस बल चूंकि प्रत्येक वस्तु की दिशा में परिवर्तन करता है, तो ये कोरियालिस बल किस तरीके की विशेषताएं रखता है। यानी अगर मैं कहूं कि कोरियालिस बल कहां ज्यादा लगता है, कहां कम लगता है, पृथ्वी के घूर्णन का कितना इफेक्ट है, क्या विषुवत रेखा पर भी वही इफेक्ट है जो ध्रुवों पर इफेक्ट है, क्या वायु की गति को कुछ परिवर्तित करता है, तो ये सारी बातें बेटा आपको जानना जरूरी है, जो कि कोरियालिस बल के या कोरियालिस प्रभाव की विशेषताओं में हमें पता चलेगी। तो अब हम देख लेते हैं कि कोरियालिस जो बल है, कोरियालिस जो बल है या कोरियोलिस जो प्रभाव है, इसकी विशेषता क्या क्या होती हैं। कोरियालिस बल की विशेषताएं देख लेते हैं हम, क्योंकि इन विशेषताओं से लगभग मैं मानता हूं सारी बातें आपकी क्लियर हो जानी हैं। तो पहली विशेषता देख लेते हैं हम। पहली विशेषता है बेटा कि जो कोरियालिस, अब मैं इसको कोरियालिस इफेक्ट लिखूंगा, सीई करके लिखूंगा, तो आप समझिएगा इसको। कोरियालिस जो इफेक्ट है वो बेटा अक्षांशों के साथ बनाए जाने वाले साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पृथ्वी के साथ जो अक्षांश हैं इनके साथ बनाए जाने वाले कोण यानी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा वाले पार्ट से रखें तो आप देखिएगा साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? तो साइन 0 की वैल्यू अगर हम देखें तो शून्य होती है। कितनी होती है बेटा? शून्य। इसका मतलब ये है कि
0 डिग्री अक्षांश पर साइन थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कोरियालिस बल यहां पर न्यूनतम लगता है। क्या लगता है बेटा? न्यूनतम लगता है। वहीं अगर, इसको समझाऊंगा कैसे, वहीं अगर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, अगर मैं थीटा की वैल्यू 19 रखूं, 90 रखूं, 90 डिग्री अक्षांश पर रखूं, तो फिर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है, जो कि मैक्सिमम होती है। क्या होती? जो कि अधिकतम होती है। इससे यह समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? इससे यह समझ में आ रहा है कि कोरियालिस बल 0 डिग्री एंगल विषुवत रेखा पर सबसे न्यूनतम होता है, वहीं ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है। कैसे? तो यहां पर देखिएगा, अगर यहां पर देखें तो पृथ्वी की विषुवत रेखा पर, कहां पर बेटा? पृथ्वी की विषुवत रेखा पर अगर देखें तो यहां पर हमें कोरियालिस क्या लग रहा है? 0 डिग्री है ये। यहां पर कोरियालिस बेटा हमें मिनिमम मिल रहा है, जबकि 90 डिग्री अक्षांश रेखाओं पर ये कितना मिल रहा है बेटा? मैक्सिमम मिल रहा है। 90 डिग्री लैटिट्यूड पर हमें मैक्सिमम मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोरियालिस जो बल होता है पृथ्वी की घूर्णन की गति के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? कोरियालिस बल जो होता है पृथ्वी की घूर्णन की गति के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी मैं इसमें कहूं कि कोरियालिस जो बल है बेटा, जहां पर पृथ्वी सबसे तेज घूम रही है वहां पर सबसे कम, और जहां पर पृथ्वी सबसे स्लो घूम रही है वहां पर सबसे ज्यादा लगता है। यानी यहां पर देखना होगा कि पृथ्वी की घूर्णन गति मैक्सिमम कहां पर है? देखो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी सबसे तेज कहां घूमती है? अपनी भूमध्य रेखा पर घूमती है। और कोई भी गोल वस्तु सबसे ज्यादा अगर घूमती है तो वो मध्य वाले भाग में घूमती है। इसका सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी सबसे तेज घूम रही है कहां पर बेटा? विषुवत रेखा पर। अब विषुवत रेखा पर मैंने साइन थीटा से बताया कि कोरियालिस 0 है, यानी यहां पर हवाओं का विक्षेपण सबसे कम देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं देखूं कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं तो पृथ्वी की घूर्णन गति ध्रुवों की ओर कम होती चली जाती है। इससे आपको पता भी चल रहा होगा, देखिए ये घूर्णन गति कम होती चली जाती है। और घूर्णन गति कम हो रही है, इसका मतलब है 90 डिग्री अक्षांशों पर साइन 90 का वन चूंकि बन हो रहा है, कोरियालिस बल का मान अधिकतम हो जाता है। यानी हवाओं में सबसे ज्यादा विक्षेपण अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो 90 डिग्री पर ही देखने को मिलेगा। तो कोरियालिस बल का मान 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर पृथ्वी का जो घूर्णन है सबसे ज्यादा कैसा होता है बेटा? स्लो होता है या स्लोएस्ट होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। सबसे कम होता है, और सबसे कम पृथ्वी अगर घूर्णन करेगी, अपनी धुरी पर सबसे स्लो घूम रही होगी, तो उस समय हम देखते हैं कि यहां पर हवाओं में विक्षेपण हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसको और अच्छे से मैं और विशेषताओं के साथ साथ समझाता जाऊंगा। तो अभी सिर्फ इतना समझो कि साइन थीटा और पृथ्वी के घूर्णन के संबंध में अगर देखें तो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोरियालिस बल है, वहीं पृथ्वी के घूर्णन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? कोरियालिस बल है। तो यहां पर मैंने पहली विशेषता लिखी क्या? कोरियालिस जो बल है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं दूसरी विशेषता क्या मैंने अभी अब आपको बताई कि यह पृथ्वी के घूर्णन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इसको अपन ऐसे लिख देते हैं कि CE इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लिखना पड़ेगा यहां पर अपन को। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पृथ्वी के घूर्णन के। तो जहां पृथ्वी का घूर्णन सबसे ज्यादा होगा वहीं पर CE सबसे कम होगा, दैट मींस विषुवत रेखा पर। और जहां पृथ्वी का घूर्णन सबसे कम होगा वहां CE सबसे ज्यादा होगा, दैट मींस कहां पर? ध्रुवों पर। तो इस तरीके की दूसरी ये विशेषता हो जाती है। तीसरी विशेषता क्या है बेटा? कोरियालिस बल सदैव, अगर बात करें वस्तु के वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वस्तु के वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोरियालिस बल सदैव। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर जो वस्तु जितनी तेज गति से घूर्णन कर रही होगी, जितनी तेज गति से मूवमेंट कर रही होगी, उस पर कोरियालिस उतना अधिक लगता है।
तो तेज चलने वाली वस्तु स्लो चलने वाली वस्तु की तुलना में अगर हम देखें तो कोरियालिस तेज वाली वस्तु पर सबसे ज्यादा लगेगा। इसके बाद चौथी इसकी विशेषता है कि कोरियालिस जो बल है वो वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, यानी वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कोई अधिक द्रव्यमान की वस्तु है तो उस पर कोरियालिस ज्यादा लगता है, कम द्रव्यमान की वस्तु पर कम लगेगा। अगर कोई छोटी सी बैलिस्टिक मिसाइल आगे जा रही है तो उस पर कम, अगर बात करें कम कोरियालिस लगेगा, और बड़ी सी मिसाइल लॉन्च की जा रही है तो उस पर ज्यादा लगेगा। चलो छोटा सा पत्थर फेंका तो कोरियालिस कम लगेगा, बड़ा सा पत्थर फेंका जाए तो कोरियालिस ज्यादा लगेगा। इसका मतलब छोटे पत्थर में विक्षेपण कम होगा, बड़े पत्थर में विक्षेपण ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, द्रव्यमान के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोरियालिस बल। चौथी विशेषता क्या हो जाएगी? चौथी विशेषता द्रव्यमान के संबंध में हो गई। पांचवी विशेषता देख लेते हैं। पांचवी विशेषता है कि कोरियालिस जो बल होता है, वेरी इंटरेस्टिंग, वह कोरियालिस बल जो है यह वस्तु के वेग को प्रभावित नहीं करता, वेग को प्रभावित नहीं करता है। क्या बोल रहा हूं मैं? वस्तु के वेग को प्रभावित नहीं करता है कोरियालिस बल। इसका मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और कोई वस्तु 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो इनके वेग पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये अगर 40 किलोमीटर से पहले चल रही हैं तो 40 से ही बाद में चलेंगी, 50 से चल रही हैं तो 50 से ही बाद में चलेंगी, इन पर कोई प्रभाव नहीं आता है। तो वस्तु की स्पीड या वेलोसिटी को ये प्रभावित नहीं करता, बशर्ते वस्तु जितनी तेज चल रही होगी उतना ज्यादा कोरियालिस लगता है। यानी स्पीड का लेना देना तो है कि स्पीड पर ज्यादा लगेगा पर स्पीड को चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। वेलोसिटी यहां बोलना ज्यादा सही है क्योंकि दिशा है, डायरेक्ट है ना, डायरेक्शन है, सदिश राशि है। इसके बाद अगर मैं बात करूं छठवां पॉइंट, तो जो कोरियालिस होता है, कोरियालिस इफेक्ट जो है या कोरियालिस बल जो है, यह बेटा अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी की परिधि, वही बात कर रहा हूं, पृथ्वी की परिधि या फिर अगर मैं इसको कह दूं या पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की परिधि या पृथ्वी की त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा भी मैं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप खुद बताइए कि विषुवत रेखा पर परिधि सबसे ज्यादा होती है, सरकमफ्रेंस। वहीं अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूं तो इसकी त्रिज्या भी विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होती है। पृथ्वी को देख लीजिए आप, पृथ्वी की त्रिज्या अगर देखें हम तो विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होगी कि नहीं होगी? वहीं सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस यानी परिधि भी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर त्रिज्या और परिधि दोनों ही ज्यादा है, वहां पर कोरियालिस सबसे कम लगता है, और जहां पर त्रिज्या और परिधि सबसे कम है वहां पर कोरियालिस सबसे ज्यादा लगेगा। तो सीधी सी बात है कि यहां पर हमने कोरियालिस की कुछ विशेषता देखी है, लगभग 6 प्रकार की विशेषता देखी है। पहली विशेषता है कोरियालिस साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 0 डिग्री पर सबसे कम और 90 पर सबसे अधिक। दूसरा देख लेते हैं, कोरियालिस जो है घूर्णन के विपरीत लगता है, जहां पृथ्वी स्लो घूम रही वहां सबसे अधिक, और जहां पृथ्वी सबसे तेज घूम रही हो वहां सबसे कम वहां पर हो जाएगा। वहीं अगर देखें वस्तु के वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा तेज वस्तु चलेगी उतना ज्यादा कोरियालिस लगेगा। वहीं देख लेते वस्तु के द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा मास वाली वस्तु है, ज्यादा भारी वस्तु है, उस पर सबसे ज्यादा काम करेगा। वहीं अगर देखें कि वस्तु के वेग को प्रभावित करता है तो बिल्कुल नहीं करता। और वहीं देख लेते हैं कि परिधि और त्रिज्या वाले क्षेत्रों में तो सबसे ज्यादा जहां परिधि और त्रिज्या होगी वहां कोरियालिस न्यूनतम हो जाता है, उल्टा एक संबंध यहां पर दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये कोरियालिस बल की विशेषता है जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाला है वो इसी से संबंधित होने वाला है। तो हमने कोरियालिस बल किसने दिया, क्या होता है, क्या बल है, क्या प्रभाव है, ये जाना, और साथ ही साथ कोरियालिस बल की कुछ विशेषताएं भी हमने जानी। अब मेन बात या मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि क्या
कोरियालिस बल जिस तरीके से वस्तुओं को विक्षेपित करता है, तो वस्तुओं में या वायु में किस तरीके का विक्षेपण देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है कोरियालिस, कोरियोलिस या कोरियालिस, कोरियोलिस बल के द्वारा वस्तु का विक्षेपण। क्या देखने वाले हैं हम? कोरियालिस बल किस तरीके से वस्तु को विक्षेपित करता है या डिफ्लेक्शन कर देता है, या कैसे किसी वस्तु के या किसी वायु के दिशा में परिवर्तन आ जाता है। तो देख लेते हैं हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि चूंकि हमने यहां पर ये देखा है कि जिस जिस स्थान पर पृथ्वी का घूर्णन ज्यादा हो वहां कोरियालिस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां पर हमें ये देखना है कि कोरियालिस बल जो है वो हम देख पाते हैं कि वस्तु की दिशा में परिवर्तन करता है। किस तरीके से करेगा? तो इस डायग्राम को देखिए आप। इस डायग्राम को अगर देखोगे तो स्पष्ट आपको समझ में आएगा यह वस्तु की दिशा में किस तरीके से परिवर्तन करेगा। तो यहां पर ये वाला भाग बेटा इक्वेटोरियल है, यहां पर हमेशा लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है। ये बेटा 30 डिग्री है, यहां पर आपको हमेशा, अगर हम बात करूं तो यहां पर हमेशा आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है। 60 डिग्री अक्षांश ये बेटा सब पोलर जोन कहलाते हैं। क्या कहलाता है? सब पोलर कहलाता है। इसको हिंदी में अपन कहते हैं तो उपध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर हमेशा हम आपको लो प्रेशर देखने को मिलता है और ध्रुवों पर हमेशा हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से वायु दाब से संबंधित हमारे ग्लोब पर 7 पेटियों का निर्माण होता है, जिसमें से अगर मैं कहूं 0 से 5 से 10 डिग्री दोनों गोलार्धों में लो प्रेशर इक्वेटोरियल बेल्ट मिलती है। वहीं पर 30-35 डिग्री पर हाई प्रेशर उपोष्ण कटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल पेटी मिलती है। उसके बाद अगर बात करें 60 से 65 डिग्री अक्षांशों पर आपको लो प्रेशर सब पोलर बेल्ट मिलती है या इसको उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। वहीं पर 90 डिग्री अक्षांशों पर आपको 85 से 90 डिग्री अक्षांशों पर हाई प्रेशर पोलर बेल्ट मिलती है या ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी मिलती है। इन पेटियों में ही हमें कोरियालिस बल का प्रभाव या वायु में जो विक्षेपण हो रहा है वो स्पष्ट तौर पर नजर आ जाता है। अब हम वस्तु या वायु को कहें एक ही बात है, तो अब मैं वायु का विक्षेपण आपको इससे समझा देता हूं। किस तरीके से हमारे ग्लोब पर अलग अलग पेटियों में चलने वाली हवाओं में विक्षेपण हो जाता है, किस तरीके से कोरियालिस बल हवाओं की दिशाओं को बदल देता है, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझा देगा। तो देख लेते हैं किस तरीके से हवाओं में परिवर्तन होता है। तो देखिए, कोरियालिस बल हमेशा वस्तु की गति को परिवर्तित ना करके उसकी दिशा को परिवर्तित करता है। तो अगर कोई विंड है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाने की कोशिश कर रही है, तो ये जिस सोर्स से निकली है और जिस डेस्टिनेशन पर जाना चाहती है उस डेस्टिनेशन पर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पर पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव देखने को मिलता है, और जब यह प्रभाव देखने को मिलेगा तो इस विंड की जो डायरेक्शन है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रही है, ये डायरेक्शन बदल जाएगी और यह विंड जो है वो इस पॉइंट पे ना पहुंचकर थोड़ी सी अपने दिशा से भटक जाती है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि जब कोई वायु अपने सोर्स से निकलकर डेस्टिनेशन पर जाना की कोशिश करती है तो जाना तो वो सीधा चाहती है, लेकिन उतने समय में पृथ्वी का घूर्णन तो है, पृथ्वी आगे बढ़ जाती है। तो अगर जाना यहां चाह रही है तो यहां ना जाकर थोड़ी सी पृथ्वी चूंकि मूव करेगी तो कहां छूट जाएगी? पीछे छूट जाएगी। तो वही बता रहा हूं कि यह वायु यहां जाना चाहती थी, यहां पर जाना चाहती थी, लेकिन चूंकि पृथ्वी आगे बढ़ गई उतने समय में, इसलिए यह वायु कहां छूट गई है? पीछे की ओर छूट गई है। तो हुआ ना पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव। पृथ्वी क्या करती है? कोई भी वस्तु जो मूव कर रही है वह मूव करेगी जितने समय में, उतने ही समय में पृथ्वी अपनी दूरी पर आगे बढ़ जाती है, इसलिए वो वस्तु क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। तो जहां पर पृथ्वी जितने तेज गति से आगे बढ़ेगी वहां पर ज्यादा हम देख देते हैं कि कोई भी वस्तु पीछे रह जाएगी, और जहां पर पृथ्वी स्लो गति से घूम रहेगी वहां पर हम देखते हैं कि वस्तु पृथ्वी के आगे निकल जाती है। ऐसा ही होगा। कैसे? देखिए जरा, अगर इस डायग्राम में आप देख रहे हो तो देखिएगा
इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर विंड आना चाह रही है, इस तरीके से आना चाह रही है, लेकिन देखिए वो कहाँ छूट गई, पीछे छूट गई, छूटी कि नहीं। यहां पर भी देखिए इस हाई प्रेशर से यहां जाना चाहती थी, लेकिन यहां पर फिर पीछे छूट गई, छूटी कि नहीं छूटी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर सबसे तेज गति से पृथ्वी घूमती, मैंने अभी बताया, और तेज गति से घूमने के कारण पृथ्वी अपने आगे बढ़ जाती है और वायु उसके पीछे छूट जाती है। इसलिए प्रत्येक वायु हमेशा कहां छूटी जाती है, देखिए पीछे की ओर छूट जाती है, और पीछे की ओर छूट जाने के कारण अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाईं ओर मुड़ रही है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। तो कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध की पवनें अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर ऐसा ही क्यों होता है, ये पीछे क्यों छूट जाती हैं, तो इसको भी मैं बहुत अच्छे आसान भाषा में समझा देता हूं। वैज्ञानिक थे फेरल, उन्होंने बताया है कि वस्तुओं या किसी वायु में विक्षेपण जब होता है तो वह विक्षेपण पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करता है, पृथ्वी के घूर्णन वेग पर निर्भर करता है। और अगर मैं कहूं कि घूर्णन का जो वेग है, वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी द्रव्यमान के साथ मिलकर क्या बन जाती है बेटा, संवेग बन जाता है। क्या बन जाता है, संवेग। यानी P इज इक्वल क्या होता है बेटा, m भी होता है कि नहीं होता। तो कोई भी गतिमान वस्तु है, m द्रव्यमान की है, v वेलोसिटी से गति कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई संवेग आ जाएगा, यानी उसमें संवेग उत्पन्न हो जाता है। और यही संवेग अगर कोई वस्तु सीधे लीनियर चल रही है, सीधी रेखा में चल रही, तो उसको P इज इक्वल एम भी होगा। लेकिन अगर घूर्णन कर रही है तो उसको P इज इक्वल एम भी ना होकर W इज इक्वल एम बी आर हो जाता है, यानी उसको संवेग ना कहकर क्या कह देते हैं, कोणीय संवेग कह देते हैं। और यही कोणीय संवेग हमें बताएगा कि कैसे कोई वस्तु पीछे छूट जाती है और इस तरीके से उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर कोई वस्तु मुड़ जाती है या हवा मुड़ जाती है। तो देख लेते कैसे। यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से इसको बताना चाह रहा हूं। इसमें देखिएगा आप, यहां पर देखिए, अगर मैं कहूं कि कुल कोणीय संवेग MBR का मान 32 है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पृथ्वी के कुल कोणीय संवेग या जो वायु है जो पृथ्वी पर स्थानांतरित हो रही है उसके कुल कोणीय संवेग का मान 32 है, ऐसा मान लेता हूं। अब इसको ही मैं विषुवत रेखा पर अप्लाई करूंगा, इसको ही मैं आपको 30 डिग्री अक्षांशों पर, 60 डिग्री अक्षांशों पर, 90 पर इस्तेमाल करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वायु पीछे छूट जाती है या आगे बढ़ जाएगी। देखिए जरा, MBR में मैं सबसे पहले बता दूं, M क्या है, ये वायु का द्रव्यमान है। किसका है, वायु का मास है, वायु का द्रव्यमान है, और इसको मैं कांस्टेंट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं कांस्टेंट कर रहा हूं। वहीं भी क्या है, वेग है। किसका वेग है, वायु का वेग है, और वायु का वेग कांस्टेंट नहीं है। और R जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। किसकी है, पृथ्वी की त्रिज्या है। अब आपको समझ में आ गया, M द्रव्यमान कांस्टेंट है, वायु का है, V वेग वायु का है, और पृथ्वी की त्रिज्या जो है R है। अब मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं वैल्यू पुट कर रहा हूं, आप देखिएगा जरा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं MBR की, जो वैल्यू मैंने 32 मानी है, कितनी मानी है बेटा, MBR की वैल्यू 32 मानी है। तो विषुवत रेखा पर जब इस वैल्यू को मैं पुट करूं तो क्या आएगा, देखना जरा। अगर मैं कहूं कि M तो कांस्टेंट है, यानी MVR जो है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा, 32 आना चाहिए। कहां पर, इक्वेटोरियल वाले भागों पर, इक्वेटर वाले भागों पर आना चाहिए। तो देखिए M कांस्टेंट है, M की वैल्यू में 1 रख देता हूं। मुझे कितना आंसर चाहिए बेटा, 32 आंसर चाहिए, तो वैल्यू रखो जरा, M की वैल्यू 1 रख देता हूं। और वहीं पर अगर मैं देखूं कि ये इक्वेटोरियल वाला भाग है, और इक्वेटोरियल वाले भाग में पृथ्वी की घूर्णन गति हमेशा ज्यादा होती है, यानी रेडियस जो है, वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर मैं पृथ्वी की घूर्णन गति की बात ना करके किसकी बात कर रहा हूं, वायु की घूर्णन गति, यानी v यहां पर वायु की गति है, ना कि पृथ्वी की गति। तो याद रखना, यहां पर वायु की गति है सबसे पहले। दूसरा, रेडियस की बात करूं तो ये पृथ्वी की रेडियस है, यानी रेडियस हमेशा इक्वेटोरियल वाले भागों पर ज्यादा होती है। तो ये आपको क्या देखना है, यहां पर आपको देखना है कि M तो हमने कांस्टेंट कर दिया, लेकिन वेग किसका, ये वायु का वेग है, और रेडियस किसकी है, पृथ्वी की, और रेडियस पृथ्वी की हमेशा ज्यादा होती है। तो मैं ज्यादा वाला भाग रख देता हूं, मान के चलो 8 रख देता हूं। तो अब मुझे इतना यहाँ कितना पुट करना पड़ेगा कि 32 वैल्यू आ जाए। तो सब बता सकते हैं कि सर 4 रख दीजिए, कितना रख दीजिए, 4 रख दीजिए। तो जब मैं यहाँ पर 4 रखूंगा तो कुल उत्तर कितना आएगा, 32 आएगा। तो 32 तो उत्तर पर पहुंच गए। लेकिन समझे क्या, समझे हम ये बेटा कि यहां पर वेलोसिटी कितनी है,
वायु की वेलोसिटी कितनी है 4 है और रेडियस कितनी है 8 है, यानी रेडियस कहीं ना कहीं वेलोसिटी से क्या है बेटा ज्यादा है। और जब वेलोसिटी से रेडियस ज्यादा हो जाएगी इसका मतलब पृथ्वी तेज घूम रही है और उस वायु की वेलोसिटी उसकी घूर्णन को क्या नहीं कर पा रही है, उसके साथ ना जा पाकर पीछे की ओर हटती जा रही है। यानी पृथ्वी का घूर्णन इतना तेज है कि वायु उसका अनुसरण नहीं कर पा रही और सीधे धीरे धीरे क्या आती जा रही पीछे। कोई 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और वायु 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा कर रही, तो क्या कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसीलिए यहां पर देखिएगा आप कि जब भी वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगी तो ये पृथ्वी के घूर्णन का अनुसरण नहीं कर पाएगी और हमेशा कहां हट जाती है बेटा? पीछे हट जाती है। यहां पर भी देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगी और हमेशा पीछे हट जाएगी। तो पीछे क्यों हट रही है? इसके पीछे का रीजन है कि जो MBR है, कोणीय संवेग जो है, उसमें रेडियस की वैल्यू ज्यादा है और वेलोसिटी की वैल्यू कम है। जब भी रेडियस ज्यादा होगी वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि हमेशा वायु पीछे हटती जाएगी, कभी भी पृथ्वी के घूर्णन का अनुसरण नहीं कर पाएगी। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। यही कारण है कि यहां पर जो भी पवनें चलती हैं, आप कौन सी पवनें चलती हैं आप बता सकते हैं? यहां पर चलती हैं ट्रेड विंड। कौन सी पवनें चलती है? ट्रेड विंड चलती हैं। और इन्हीं ट्रेड विंड के कारण हम देखते हैं कि यहां पर उनकी जो दिशा है वो क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। इतना विक्षेपण वायु में या ट्रेड विंड में हमें देखने को मिलता है। किसके कारण से? MBR के कारण से देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देख लीजिए नेक्स्ट डायग्राम में आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा कि यहां पर जो है ट्रेड विंड चलती है। कौन सी विंड चलती है बेटा? ये ट्रेड विंड चल रही हैं और इन्हीं ट्रेड विंड की डायरेक्शन देख लीजिए आप, तो इनको पूर्वा कहते हैं। ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाती हैं। देख लीजिए यहां पर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन की डायरेक्शन देख लीजिए आप। तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। तो फेरल कहते हैं कि जहां से पवन आ रही है, जहां से पवन का सोर्स है, उस ओर आप पीठ देके खड़े हो जाइए। तो मान के चलिए ये मेरी पीठ है, मैं ऐसे खड़ा हो गया, तो अब इसका ये क्या होगा? ये बेटा दायां होगा और ये क्या होगा? बायां। तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर मुड़ जाएगी? बाईं ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर देखिए पीठ लेके, तो अब ये बायां हो, अब ये वाला भाग क्या हो गया? दायां। अब ये वाला भाग बायां, तो यहाँ बायां मुड़ जाती है। तो इस तरीके से फेरल ने जो कहा है कि उत्तरी गोलार्ध की पवनें दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध की बाईं ओर मुड़ जाती हैं, इसमें सीधा सा मैथमेटिकल अगर सॉल्यूशन छुपा है तो वो MBR में छुपा है। इससे आप देख सकते हो। अब मैं इसका और दूसरा पार्ट बता देता हूं। कैसे? अभी तो हमने इक्वेटोरियल वाले भाग में देखा, अब मैं बता देता हूं सब ट्रॉपिकल वाले भागों में। सब ट्रॉपिकल वाले भागों में यहां देख लीजिए, यहां पर हाई प्रेशर बना हुआ है। क्या बेटा? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो पवनें चलती हैं उनको वेस्टर्लीज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टर्लीज चलते हैं। वेस्टर्लीज भी, इनमें भी विक्षेपण होगा। फिर से वही अपन कर लेते हैं, MBR को अपना लेते हैं। देख लेते हैं MBR की वैल्यू कैसे रहेगी। MBR को अगर देखोगे 32 ही चाहिए हमें, लेकिन आप देखिए ये इक्वेटोरियल वाला, ये बीच वाला अक्षांश है ना, 30 से 35 40 वाले अक्षांश है, मध्य वाला भाग है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रेडियस कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेडियस कम। क्यों? हमें पता है कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे रेडियस कैसी होती जाएगी बेटा? R की वैल्यू कम होती चली जाती है। पृथ्वी धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है, सरकमफ्रेंस भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो रेडियस कम हो रही है, सरकमफ्रेंस कम हो रही है। इसका मतलब है R की वैल्यू मुझे कम रखनी है, तो R की वैल्यू मैं 4 रख देता हूं। तो अपने आप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? अपने आप 8 हो जाएगी। यानी यहां पर, अब यहां पर क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि वेग कितना हो गया? 8 हो गया है और रेडियस हो गई है 4। तो रेडियस के कम होने से वेग बढ़ गया। इसका मतलब है अब पृथ्वी स्लो चल रही है और वायु आगे बढ़ गई। पृथ्वी स्लो घूर्णन कर रही है और उसके घूर्णन को पछाड़ कर वायु क्या हो गई? आगे की ओर बढ़ गई है। तो देखिए जरा यहां पर इस डायग्राम में देखिए जरा, यहां पर वायु जाना चाह रही थी। देखो जरा यहां पर वायु कहां जाना चाह रही थी? लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाना चाह रही थी, लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या कम है तो पृथ्वी स्लो चल रही है, उसको पछाड़ कर वायु आगे निकल गई। देखो वायु यहां पर आगे निकल गई, देखो निकल गई आगे। यहां पर देख लो, यहां वायु कैसे जाना चाह रही थी? यहां पर सॉरी, यहां पर देखो, यहां पर वायु इस तरीके से, यहां पर थोड़ा वैसा बना हुआ है, यहां से ले लो। यहां वायु सीधे जाना चाह रही थी, लेकिन यहां पर देखिए आप, इसको पछाड़ कर वायु कहां निकल जाएगी? वायु हमेशा पृथ्वी के आगे निकल जाएगी। देखिए आगे निकल गई, तो यहां आगे निकल गई, यहां आगे निकल गई।
तो वायु की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, हमेशा इस तरीके से हो जाएगी, पछुआ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इस तरीके की डायरेक्शन हो जाएगी। अब डायरेक्शन देखना हो तो इस वाले डायग्राम में देख लो, देखो डायरेक्शन हम क्या दिख रही है, डायरेक्शन आपको क्या दिख रही है, देखिए ये डायरेक्शन दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही, तो ये डायरेक्शन है। और इन्हीं डायरेक्शन में पश्चिम से पूर्व की ओर जो हवाएं चलती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्टर्लीज या पछुआ कहते हैं। तो इस तरीके से क्यों पछुआ हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है और मध्य अक्षांशों में पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव या कोरियालिस बल का प्रभाव हम देखते हैं कि ज्यादा होता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे हवाएं इतना ज्यादा विक्षेपित कर जाती है कि पृथ्वी के घूर्णन के आगे निकल जाती है। MBR से भी इसको समझ सकते हैं। तो सबसे कम घूर्णन का इफेक्ट हमें इक्वेटोरियल वाले भाग पर मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा मध्य अक्षांशों पर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं अपन कहां पर, पोलर वाले रीजन पर। तो पोलर रीजन में देखोगे आप, इसी डायग्राम से देख लो, पोलर रीजन में तो हालांकि इसमें दिया नहीं है, लेकिन पोलर में हाई प्रेशर ऊपर बनता है, लो प्रेशर नीचे बनेगा, बनेगा कि नहीं। MBR को निकाल लो, MBR की वैल्यू 32 आना चाहिए। यहां पर रेडियस पृथ्वी की सबसे ज्यादा कम हो जाएगी, 4 रख देते हैं, और कम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आंसर इतना ही निकालना चाह रहा हूं। तो 4 रेडियस हो जाएगी, है ना। पृथ्वी की रेडियस कम है, लेकिन वेलोसिटी हवा की अगर देखें, हवा का, वायु का वेग, तो वायु का वेग हमें, अब देखिए यहां पर थोड़ी सी समस्या है, क्या ध्रुवीय भागों में ये समस्या है कि पृथ्वी का घूर्णन जितना भी हो, वायु बहुत ज्यादा ठंडी होती है यहाँ पर, और वायु जितनी इतनी ठंडी होती है कि वो ऊपर उठ ही नहीं पाती, और ऊपर जब नहीं उठ पाती है तो ये कभी भी पृथ्वी के घूर्णन से आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए हमें मजबूरी बस यहाँ पर रेडियस को 8 ही रखना पड़ेगा और वेलोसिटी को 4 ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायु इतनी ठंडी होती है कि सतह से ऊपर उठ ही नहीं पाती है, और जब सतह से ऊपर नहीं उठ पाएगी तो कोरियालिस क्या लगेगा, हाँ विक्षेपण होता है, बहुत ज्यादा विक्षेपण होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर विक्षेपण सबसे ज्यादा वायु में। लेकिन बेटा वायु ठंडी है, कोई और वस्तु होती तो ज्यादा विक्षेपण देखने को मिलेगा। भाई मिसाइल को मान लो आप ध्रुवों से लॉन्च कर दो, मिसाइलों को होता है क्या, कभी नहीं होता। कहां, इक्वेटोरियल भागों से मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं। अपना भी तो थुम्बा देख लो आप, अभी अपना क्या बोलते हैं विक्रम साराभाई देख लो आप, श्रीहरिकोटा देख लो, सब इक्वेटोरियल के पास नजर आते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोरियालिस सबसे कम लगता है। क्या ध्रुवों से लॉन्च किया जाता कोई मिसाइल? नहीं होती ध्रुवों से लॉन्च। इसीलिए बेटा क्या होता है, कोरियालिस बल आपको मैक्सिमम कहां दिखाई देता है, ध्रुवों पर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ वायु की बात कर रहे हैं, अगर वायु में विक्षेपण इसलिए ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, और V की वैल्यू में इसलिए ज्यादा नहीं रख रहा हूं क्योंकि यहाँ ठंडी वायु ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाती है। इसलिए ये वायु कभी भी पृथ्वी के घूर्णन के आगे नहीं निकल पाएगी, हमेशा कहां रह जाएगी, पीछे की ओर रह जाएगी। कहां रह जाएगी? हमेशा पीछे की ओर रह जाएगी। इसलिए इसकी भी डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, उत्तर पूर्व वाली होगी। कैसी होगी? यहाँ उत्तर पूर्व, यहाँ दक्षिण पश्चिम होगी। इस तरीके से देख लो जरा, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हालांकि बनी नहीं है, थोड़ा सा मैं ऐसा बना देता हूँ। देखो इस तरीके की डायरेक्शन रहेगी यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरीके की डायरेक्शन। इनको पोलर विंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पोलर विंड कहते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया है बेटा, इस तरीके देख लिया है, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है कि क्यों वायु पृथ्वी की इक्वेटोरियल वाले भागों में पृथ्वी की गति का अनुसरण नहीं कर पाती है, मध्य अक्षांशों में क्यों आगे निकल जाती है, और ध्रुवीय वायु में भागों में क्यों वो पृथ्वी की गति का अनुसरण, पृथ्वी की गति फिर भी स्लो हो तब भी अनुसरण नहीं कर पाती, क्योंकि वायु बहुत ज्यादा ठंडी होती है। इसलिए अलग अलग भागों में कोरियालिस बल अलग होता है। लेकिन आपको पहले ही बता दूं, सबसे ज्यादा वायु में विक्षेपण कहां देखने को मिलेगा, हमें सबसे ज्यादा विक्षेपण देखने को मिलेगा पोलर रीजन पर, और सबसे कम विक्षेपण देखने को मिलता है इक्वेटोरियल, या हम कहें भूमध्य रेखा पर। तो इस तरीके से क्या समझ में आ रहा है बेटा, कोरियालिस बल एक विक्षेपक बल है जो कि पृथ्वी पर किसी भी घूमती हुई वस्तु, उड़ती हुई वस्तु या स्थानांतरित होती हुई वस्तु जो कि धरातल से कुछ ऊंचाई पर मूव कर रही है उस पर लगता है, या उसकी डायरेक्शन को बदल देता है। जहां वस्तु जाना चाहती है वहां ना जाकर कुछ दिशा से भटक जाती है, कुछ दिशा में परिवर्तित हो जाती है, मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में यह दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में यह बाईं ओर मुड़ जाती है। तो इस तरीके से कोरियालिस बल क्या है, कोरियालिस बल की क्या विशेषताएं हैं, और कोरियालिस बल से कैसे हम देखते हैं कि वायु में अपने डायरेक्शन से परिवर्तन हो जाने के कारण ये वायु की जो डायरेक्शन हमें अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग मिल रही है, इन सब पर कोरियालिस बल का ही प्रभाव पड़ता है। तो ये सब कुछ हमने जान लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये जो टॉपिक हमने देखा कोरियालिस बल से संबंधित, छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, अब क्लियर हो गया होगा।
तो अब आपसे कोई पूछे कि क्यों उत्तरी गोलार्ध की पपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, क्यों दक्षिणी गोलार्ध की पपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, क्यों वेस्टर्ली पछुआ होती है, क्यों हमें ट्रेडविंड पूर्वा के रूप में दिखाई देती हैं, ये सारे आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। तो आई होप आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। ठीक है बेटा, तो आज का ये जो टॉपिक है इतना ही है। आप अब इससे संबंधित क्वेश्चन लगा सकते हैं, थ्योरी को क्लियर कर सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी का ये जो पार्ट है बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, की फैक्टर है विंड को समझने के लिए, विंड की डायरेक्शन को समझने के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो जटिल है और आपको समझ में नहीं आता है उसको लेकर आऊंगा मैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और निरंतर स्टडी करती रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। जय हिंद, नमस्कार।